हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, काफ़ी नाइट हो चुकी है जैसा कि इस वीडियो को बना रहा हूँ आज। ठीक है, इससे पहले की वीडियो हमने रिलेशन पढ़ा था किसमें, यंग मॉडुलस एंड दृढ़ आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, मतलब बोले तो बुल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो में, जो कि कुछ ऐसे करके था कि y इक्वल टू 3 के ब्रैकेट में 1 माइनस का 2 सिग्मा। हमने पहले की वीडियो में इसको प्रूव किया था। ठीक है, आज हम प्रूव करने वाले हैं y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो आइएगा, ठीक है, मेरे साथ किस तरह से इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि दिस इज ए वाई एंड ईटा एंड सिग्मा, ये है क्या। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूं वाई बोले तो यंग मॉडुलस। ठीक है, हिंदी में बात करें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, एंड ईटा दृढ़ता गुणांक। ठीक है, ये होता है, एंड सिग्मा तो आप जानती हैं क्या होता है, पॉइसन रेशियो। ठीक है, तो इनमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम समझते हैं इस डायग्राम को। तो आइए, इससे पहले का डायग्राम कुछ और था, अब कुछ और है। जैसा कि आपके सामने ये कोई घन दे रखा है जिसकी प्रत्येक यूनिट मतलब लेंथ 1 यूनिट है। कितनी है? 1 यूनिट है, मतलब 1 मीटर है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसा कि ये क्या है, घन, और घन में कितने फेस होते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं घन में कितने फेस होते हैं, 6। ठीक है, एंड इसमें आपकी वर्टिक्स की बात करूं, कोने कोने कितने हैं, 8। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिक्स क्या है एंड इरेज क्या है। तो सॉरी, फेस। तो फेस की बात करें तो इसमें फेस जो है हमारे 4 हैं। फेस क्या है, 4 है। एक फेस मतलब ऐसे देखो, एक फेस ये है जो ऊपर है, एक सामने की तरफ 2, एक 3 और एक इस नीचे के 4, और 2 इसके छिपे हुए हैं जो हमें दिख नहीं रहे। जैसे कि मैं इस रूम की बात करूं, दिस इज ए रूम, जिस रूम में मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूं। तो जैसे कि इसके 6 फेस हैं। सबसे पहला टॉप 1 2 3 4 5 और 6 फेस कितने, 6। ठीक है, और इनके हमने नाम भी दे रखे हैं। ठीक है, नाम भी दे रखे हैं, जैसा कि नाम है ABCD। ठीक है, ठीक, एंड ABFE, ये सारे फेस हैं। अब इन फेसों पे क्या लग रहा है, 1 लग रहा है। अब जैसा कि इसके ABCD, जैसा कि एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें फेस जो है एक्स डायरेक्शन, एंड इसके अपोजिट फेस क्या है, ABCD एंड EFGH, ये 2 फेस हैं आपके। ठीक है, इन पर बाह्य अविलंब की ओर बल लग रहा है, मतलब बाहर की ओर बल लग रहा है। जब बाहर की ओर बल लगेगा, कोई चीज है, दिस इज ए मार्कर, यदि मैं इसको खींचूंगा, एक सबसे अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये कुछ टाइम के लिए इसको मैं क्यों मानता हूं। ठीक है, अब जैसे मैं अब जी इसको मैं ऐसे करके खींचूंगा, मतलब इसको इधर एक्स डायरेक्शन में, मतलब ऐसे जब इसको खींचूंगा मैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो मोटाई है ना, थोड़ी क्या होगी, कम होगी, होगी ना। तो इसमें क्या होगी, कमी होगी, होगी नहीं। और जिस डायरेक्शन में मैं इसको खींचूंगा, उस डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, बोले तो इंक्रीज होगी। मतलब ऐसे खींचने, रबड़ है, हम इसको खींचेंगे ऐसे करके, तो ये क्या होगी, लंबाई में वृद्धि होगी, और इसकी मोटाई में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ डायरेक्शन दे रखी है, एक्स वाई जेड। जब हम एक्स को खींचेंगे, ठीक है, तो एक्स की डायरेक्शन में क्या होगी कि एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ होगी उसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, एंड इसके अपोजिट वाई और जेड क्या होंगी, ये कम होंगी, इनमें क्या होगी, कमी होगी। तो यही हमको निकालना है। तो सबसे निकालने से पहले हम, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वैसे हम लिखेंगे। क्या, माना एकांक लंबाई का एक घन है, क्या है, माना एकांक लंबाई का एक घन ABCDEFGH है। ठीक है, माना एकांक लंबाई का हमारा घन है जिसकी प्रत्येक लंबाई है जो उसकी ना 1 मीटर है। ठीक है, क्या है, लंबाई है। इसके प्रत्येक फलक मतलब ABCD एंड
ई एफ जी एच की ओर पर इसके दो इस पर, ठीक है, क्या लग रहा है, हमारा बल लग रहा है, क्या बाह्य बल लग रहा है, क्या लग रहा है, बाह्य बल। तो इसको हम लिखते हैं इसके फलक इसके फलक ठीक है। चलो इसमें थोड़ी इंक डाल लेते हैं, तब तक अभी बात करते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। चलो जैसा कि कहाँ थे हम, ABCD एकांक क्या है, माना एकांक लंबाई का घन ABCD EFGH है, ठीक है, EFGH है। इसके फलक ABCD तथा फलक EFGH, ठीक है, ऐसे समझो, EFGH एंड ABCD पर बाह्य बल लग रहा है, मतलब बाहर की ओर बल लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है, बाह्य बल, बाह्य अविलंब की दिशा में F बल लगा है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये बल लगा है, ठीक है। तथा फलक बोले तो फेस, फलक बोले तो फेस, तो फेस आप देख रहे हैं यहाँ, क्या फेस ABFE एंड फलक CDHG अविलंब की दिशा में अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, देखो ऊपर से इधर से, मतलब ऐसे कंप्रेसिंग फोर्स लग रहा है, जिसे बोलते हैं संपीड्य बल, एंड ये बाहर की ओर लग रहा है, मतलब तनन आ रहा है, इसको तनन आने के लिए हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, टेंसेंशियल फोर्स, ठीक है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, अंदर की ओर बल लग रहा है और बाहर की ओर, ये तो आपके क्लियर हो गया, ये बाहर की ओर और ये अंदर की ओर, ठीक है। अब हमको देखना है एक्स अक्ष की दिशा में, जब एक्स अक्ष की दिशा में लगे बाह्य अविलंब के कारण, एक्स अक्ष की दिशा में जब बाहर की ओर बल लग रहा है, मतलब जब बाहर की ओर लग रहा है, इसमें देखना है, एक्स अक्ष की दिशा में बाह्य अविलंब की ओर लगे बल के कारण एक्स अक्ष, कौन सी अक्ष, एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में क्या होगी, इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। अरे सीधी सी बात है, इस एक्स को पकड़ करके मैं खींचूंगा तो एक्स वाली में क्या होगी, लंबाई में वृद्धि होगी ना, ठीक है। और ठीक ये दोनों में क्या होगी, बाई और जेड में, इनकी जेड की लंबाई में क्या होगी, दिशा में क्या होगी, कमी होगी। जब हमें ये पता चल गया कि एक्स अक्ष को खींचने पर एक्स अक्ष की दिशा में क्या होगी, वृद्धि होगी, एंड बाई और जेड में क्या होगी, कमी होगी। तो हम यहां से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। जब हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति जब निकाल लेंगे तो हम वहां से यंग मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। तो पहले निकालते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, क्या निकालेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो पहले इसको रफ करते हैं, ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, रफ। तो हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अनुदैर्ध्य प्रतिबल को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो कि बराबर होता है अपना बल अपॉन क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे लिख लो आप, कैसे, F अपॉन ए। अब हमको पता है कि प्रत्येक क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या है, 1 यूनिट माना है प्रत्येक की साइड, तो इसका स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए रफ कर देते हैं, ये तो हमें प्रूव करना ही है। तो ये हो जाएगा F अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब ऐसे हमें क्या निकालना है,
अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति बोले तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य कीप साइलेंट, अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति निकालनी है। अनुदैर्घ्य विकृति हमारी क्या होती है? लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि अपॉन लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि अपॉन लंबाई, अपॉन लंबाई। तो यहां से देखिएगा लंबाई में वृद्धि तो ऐसे ही रहेगी हमारी, लंबाई में वृद्धि, वृद्धि अपॉन लंबाई कितनी है 1, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी? लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, या बोल सकते हैं हम क्या? इंक्रीजमेंट इन लेंथ, इंक्रीजमेंट इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि, जो किसके बराबर आ गई? अनुदैर्घ्य प्रतिबल की। लंबाई में वृद्धि, किस लंबाई में वृद्धि? इसको कैसे लिख सकते हैं हम? मतलब एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में वृद्धि, क्योंकि हमने एक्स अक्ष को तो खींचा है, जब एक्स अक्ष को खींचा था तो उसी की तरह लंबाई में वृद्धि होगी। तो या फिर हम क्योंकि हमें प्रतिबल मिल गया, विकृति मिल गया, तो हमें क्या निकालना है? यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको हम करते हैं बाई से डिनोट। तो बाई बराबर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको दे रखा है, प्रतिबल कितना आया है हमारा? F, तो हम इसको ले सकते हैं F अपॉन, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? लंबाई में वृद्धि आई है हमारी, अनुदैर्घ्य विकृति आई है, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, ठीक है। अब निकालना था जो मैंने अभी पहले लिखा था, अब निकालना है एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा, एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में, किसमें? लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे करोगे तो इसके पान में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन वाई, और इसको मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, बोले तो समीकरण फर्स्ट, इसको हमने माना समीकरण फर्स्ट। इसी बल के कारण, इसी बल के कारण, अब इसी बल के कारण, इसी बल के कारण, इसी बल के कारण, इसी बल के कारण, इसी बल के कारण हमें निकालनी होगी क्या? पार्श्विक विकृति, पार्श्विक जो विकृति होती है उसको हम, पार्श्विक को एक दूसरा नाम देते हैं, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ विकृति। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ विकृति। और जो अनुप्रस्थ विकृति जो होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल, लैटरल स्ट्रेन। तो हम यहाँ से लैटरल स्ट्रेन भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? लैटरल या फिर अनुप्रस्थ, 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 अनुप्रस्थ विकृति। क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अनुप्रस्थ विकृति बराबर होगा वाई अक्ष, क्योंकि विकृति क्या होती है? लंबाई में वृद्धि अपॉन लंबाई, लंबाई में वृद्धि अपॉन लंबाई। तो लंबाई वृद्धि अपॉन लंबाई, मतलब यहाँ कमी से रिलेटेड है, तो हम लिखेंगे यहाँ बाई, बाई तथा जेड अक्ष की दिशा में कमी। ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है।
ठीक है। तो इसी बल के कारण यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है मुझे लग रही है। एक्स अक्ष की दिशा में बाह्य बल के लिए, किसके, बाह्य बल के कारण, एक्स अक्ष की दिशा में बाह्य बल के कारण, एक्स अक्ष की दिशा में यहाँ लिख दो बाह्य, जब हम बाहर की ओर बल लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग निकालने हैं बाह्य, बाह्य बाह्य बल के कारण यहाँ आएगा। ठीक है, बाह्य बल के कारण, बाह्य बल एक्स अक्ष की दिशा में बाह्य बल के कारण लंबाई में वृद्धि। ठीक है, ये होगा वृद्धि। अब इसी बल के कारण हमें निकालना है अनुप्रस्थ विकृति, जो कि क्या होगा, वाई तथा जेड अक्ष की दिशा में लंबाई में कभी, वाई तथा जेड अक्ष की जेड अक्ष की दिशा में कमी और अपॉन में पूरे क्या होगा, लंबाई, क्या हो गया, लंबाई, क्या हो गया अपना, लंबाई, क्या हुआ, लंबाई। तो आपको पता है एक्स अक्ष की दिशा में बाह्य बल के कारण लंबाई में वृद्धि F/y है। तो इसी बल के कारण वाई तथा जेड अक्ष की दिशा में क्या होगी, फिर कमी होगी। जब हमने एक्स अक्ष की डायरेक्शन में हमने बल लगाया, ठीक है, बाह्य बल लगाया, तो उसी डायरेक्शन में तो क्या होगी, वृद्धि होगी। उसकी अपोजिट साइड में क्या होगा, उसकी अपोजिट साइड में तो कमी होगी ना। ठीक है, तो अनुप्रस्थ विकृति निकाल ली। जब हम यहाँ से अनुप्रस्थ विकृति निकाल लेंगे, ठीक है, अनुप्रस्थ विकृति, तो लंबाई तो बनी मानेंगे यहाँ, तो यहाँ से लिख लो अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ पहले लेटरल अनुप्रस्थ विकृति या फिर लेटरल स्ट्रेन विकृति बराबर जी आ जाएगा, ये बन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, वाई तथा जेड अक्ष की दिशा, एक्स अक्ष की दिशा में कमी। तो हम कमी निकाल लेंगे, और कमी कैसे निकलेगी बताओ, यह प्रत्यास्थ गुणांक की हेल्प से। ठीक है, तो पहले इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा भी आप कॉन्सेप्ट लगाओगे ना समझने का, तो कर सकते हो। तो कमी निकालने के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, पॉइस रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं रफ। ये सब पहलू आप याद रखनी है, आपको अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ये सब याद रखनी है। तो क्या करेंगे, अब देखो पॉइस सभी रफ कर देते हैं। ठीक है, हाँ, चलो देखो, पॉइस अनुपात पॉइस अनुपात बोलते हैं, पॉइस रेशियो। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता किसके बराबर है, ये होता है आपका पार्श्विक विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्विक विकृति, किधर ध्यान है, सामने देखो, पार्श्विक विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति, क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ पार्श्विक की जगह आप अनुप्रस्थ लिख सकते हैं। क्या, अनुप्रस्थ विकृति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर जी, लेटरल स्ट्रेन, और अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अनुदैर्ध्य विकृति, और अनुदैर्ध्य विकृति आपने निकाल ली थी बच्चा, अनुदैर्ध्य विकृति आप निकाल चुके हो क्या, F/y। पीछे देखो, पीछे समीकरण, पीछे देखो पीछे। और अनुप्रस्थ विकृति अभी तुमने यहाँ निकाली थी। अनुप्रस्थ विकृति किसके बराबर थी भैया, किसके बराबर थी, वाई तथा जेड अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी के बराबर आई थी ना।
तो ध्यान रखो ये सब बातें, बताए थ्रू जाएंगी आपको। तो ये तो हो गया सिग्मा, क्या हो गया, ये हो गया अपना सिग्मा भाई, सिग्मा। इसको यहाँ लिख लेते हैं अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा बराबर अनुप्रस्थ विकृति अभी निकाली थी हमने, क्या था, बाई अक्ष या फिर बाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस या फिर जेड अक्ष की दिशा में, की दिशा में डायग्राम आप रफ कर देते हैं। चलो, एक्स की दिशा में लंबाई में कमी, लंबाई में कमी, और अपॉन आएगा आपका क्या, अनुदैर्ध्य विकृति जो अभी अपने निकाली थी वहां से F1y, ठीक है, F1y। अब यहां से आपको निकालना है y अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी, तो सिग्मा से गुणा हो जाएगी, और क्या निकालना है आपको, z अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी, ठीक है। हाँ, तो कैसे निकालोगे, यहां से y अक्ष, y एक्सिस की दिशा में, की दिशा में, दिशा में, दिशा में लंबाई में, लंबाई में कमी, लंबाई में कमी बराबर होगी सिग्मा एफ अपॉन वाई। इसको समीकरण 2 नाम देंगे। पहली वाली आपको पता थी, पहली इक्वेशन आपको पता ही है कि एक्स एक्स की दिशा में लंबाई में वृद्धि F1 वाई आई थी, ठीक है। अब इसी प्रकार से जेड अक्ष, जेड अक्ष की दिशा में, दिशा में लंबाई में क्या, कमी बराबर सिग्मा एफ अपॉन वाई। इसको समीकरण 3 नाम देंगे हम, इसको समीकरण 3 नाम देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार हमें निकालना है, जब इसी प्रकार बाई अक्ष की दिशा में जब अंदर की ओर बल लगेगा, बाई अक्ष की, अरे ये इसको एक्सिस मान लो, ये एक्सिस एक्स है, ये वाई है एंड ये जेड है। अब देखो क्या कह रहे थे हम, जब वाई एक्सिस में, किसमें, ये वाई एक्सिस में अंदर की ओर बल लगेगा, कहकर अंदर की ओर बल लगेगा, तब क्या होगा, अंदर की ओर बल लगेगा तो क्या होगा, जब अंदर की ओर बल लगेगा हमारा, यूं बल लगेगा ना, ऐसा करके, तो ये चीज क्या होगी, जिस साइड में बल लगेगा अंदर की ओर वो चीज कम होगी, अपोजिट साइड कैसी होगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी ना, ठीक है। तो ध्यान रखो क्या होगा, तो इसी प्रकार बाई अक्ष की दिशा में अंदर की ओर लगे भाई बल के कारण निकालना है। तो इसी प्रकार यहां लिखोगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार बाई अक्ष की दिशा में, किसमें, वाई अक्ष की दिशा में, बाई अक्ष की दिशा में, बाई अक्ष की दिशा में अंदर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है। इसी प्रकार कहा थे हम, इसी प्रकार बाई अक्ष की दिशा में अंदर की ओर बल, की ओर लगे बल के कारण, जब बाई अक्ष है, जैसे वाई है, जब वाई अक्ष की दिशा में अंदर की ओर बल लगेगा ऐसे करके, ठीक है, अंदर की ओर बल लगेगा, तो क्या होगा, जब ये दबेंगे ना, कंप्रेस होंगे, तो कंप्रेस हो गया तो वाई की दिशा में क्या होगा, वाई की दिशा की जो लंबाई है, मतलब डायरेक्शन है, उस लंबाई में क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, और शेष जेड रहेगी और एक्स रही आपकी, इनकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ठीक है, इसी प्रकार से मैंने लिख दिया कि बाई अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी, अरे सीधी सी बात है, जब ऐसे मैं इसको दबाऊंगा ऐसे करके, तो बाई की डायरेक्शन की लेंथ में क्या होगी, कमी होगी ना, तो कमी होगी, तो बाई अक्ष की दिशा में कमी के लिए क्या होगा, एफ अपॉन वाई। इसका समीकरण मैंने क्या नाम दिया, 4। अब जब रहेगी हमारी एक्स और जेड, तो जेड में क्या होगी, लंबाई में वृद्धि होगी, तो मैंने लिखा
एक्स अक्ष की दिशा में डैश लंबाई में वृद्धि, वृद्धि होगी तो क्या होगा सिग्मा एफ अपॉन वाई इक्वल टू, समीकरण दिया नाम 5। अब इसी प्रकार से एक्स की निकाल लिया एंड अब जेड की निकालेंगे। तो जेड एक्स की दिशा में लंबाई में वृद्धि बराबर सिग्मा एफ अपॉन वाई, समीकरण नाम दिया मैंने 6। अतः चारों फलकों पर लगे बल एफ के कारण, चारों फलकों पर लगे बल एफ के कारण क्या होगा, चारों फलकों पर जब लगेगा तो एक्स अक्ष की चारों फलकों पर लगे बल के कारण हम देखेंगे सबसे पहले एक्स अक्ष में क्या परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद देखेंगे वाई अक्ष में क्या परिवर्तन होता है एंड जेड अक्ष में क्या परिवर्तन होता है। अब यहाँ ये देख लो, हमने जब दो तरफ से बल लगाया है, इसमें मेन पॉइंट बता रहा हूं, इसमें हमने एक्स अक्ष में भाई बल लगाया, भाई बाहर की ओर बल, तो उसका भी कुछ परिवर्तन हुआ होगा, वो आएगा ठीक। फिर हमने क्या लगाया है, एफ अक्ष की दिशा में कंप्रेसिंग मतलब उनको दबाया है, अंदर की ओर लगाया है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें इसकी लंबाई में वृद्धि हुई है। जब हम इसका परिवर्तन निकालेंगे तो उसका भी कोई रिजल्ट आएगा, जबकि हमने जेड अक्ष में कुछ नहीं लगाया है बल, ठीक है। तो जेड का मान हमारा 0 आना चाहिए। तो जेड अक्ष में का मान मतलब कहने का ये है कि जेड अक्ष में परिवर्तन जो है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि जेड अक्ष कैसी है, फ्री हो गई ना, तो इसमें कोई लगा ही नहीं तो 0 आना चाहिए। इसको प्रूव करते हैं जरा। तो चारों फलकों पर लगे बल एफ के कारण हम निकालेंगे सबसे पहले एक्स अक्ष में परिवर्तन, एक्स अक्ष की दिशा में या फिर एक्स अक्ष की दिशा में भुजा की लंबाई में परिवर्तन। तो समीकरण 1 व एक्स अक्ष वाई देख लेते हैं हम। एक्स अक्ष, अच्छा पहली वो रफ कर दी थी हमने, चलो अभी देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ये रफ करो, ये रफ कर दें, समीकरण 1 अभी लिख देते हैं। तो समीकरण 1 लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। समीकरण 1 ये थी, क्या थी, समीकरण ये थी कि एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में वृद्धि थी, ठीक है, याद रखना। एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में वृद्धि कैसे पता किया हमने, पता कैसे किया, क्योंकि जब हमने एक्स अक्ष को बाहर की खींचा तो जिस डायरेक्शन हमने खींचा होगा तो उस डायरेक्शन में क्या होगी, वृद्धि हुई है। तो इसलिए मैंने लिख दिया वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, जो कि वृद्धि हुई तो कितना आया होगा एफ अपॉन वाई। इसको नाम हमने दिया कितना, 1। जो पहली वाली समीकरण थी उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पहली समीकरण की। तो अब हमें अतः चारों फलकों पर लगे बल एफ के कारण, चारों फलकों पर लगे बल एफ के कारण एक्स अक्ष की भुजा की लंबाई में परिवर्तन निकालना है। क्या निकालना है, एक्स अक्ष की भुजा की लंबाई में परिवर्तन। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई, एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई की भुजा की, सॉरी, एक्स अक्ष की दिशा में भुजा की लंबाई में परिवर्तन। तो समीकरण 1 व 5 से, 1 व 5 से परिवर्तन में हम क्या जो करेंगे, उनको जोड़ेंगे और जहां कमी होने की होगी वहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जिसमें वृद्धि हो रही है तो वहां क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या हो रही है, वृद्धि, तो इसको तो ऐसे लिखना है एफ अपॉन वाई, एफ अपॉन वाई, एंड 5 कहाँ है हमारी समीकरण, ये है। इसमें क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में वृद्धि है, हाँ, तो ये हो गया प्लस सिग्मा एफ अपॉन वाई, ठीक है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, एफ अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा,
ये हो गया। अब ऐसे ही हमें निकालना क्या है, अब डायग्राम को हम कुछ समय के लिए रफ करते हैं, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है बाई अक्ष की दिशा में भुजा की लंबाई में परिवर्तन। किसमें? बाई अक्ष, बाई अक्ष की, बाई अक्ष की, बाई अक्ष की दिशा, दिशा में, दिशा में भुजा की, भुजा की लंबाई में, लंबाई में परिवर्तन, परिवर्तन। तो हमें समीकरण यहाँ लेनी है, समीकरण कौन सी, बाई 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 देख लो भैया, समीकरण 2 बाई एक्स की दिशा में कमी 2 एंड बाई एक्स की दिशा में कमी 2 और 4 से, 2 बा 4 से, 2 बा 4 से हम क्या देखेंगे, 2 बा 4 से जोड़ दो भैया, 2 बा 4 से कमी हो रही है तो माइनस, कमी हो रही है तो क्या है 2 वाली, एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी, तो माइनस, माइनस सिग्मा अपॉन बाई, वो भी माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं माइनस, ठीक है। और 4 समीकरण हमारी क्या है भाई, वाई अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी, तो ये भी क्या है, कमी हो रही है तो माइनस, माइनस एफ अपॉन बाई, कॉमन क्या आ रहा है, एफ अपॉन बाई, बचेगा क्या, माइनस का 1 और माइनस का, माइनस का सॉरी माइनस का सिग्मा आ रहा है, माइनस का सिग्मा माइनस का 1, या इसको ऐसे माइनस को हम भारी ना रखें, या वो सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस एफ अपॉन वाई प्लस, मतलब प्लस का सिग्मा प्लस का 1, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस सिग्मा, 1 प्लस सिग्मा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें इसी प्रकार से, अब निकालना है जेड अक्ष, जेड अक्ष, जेड अक्ष की दिशा में भुजा की लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। तो हमने देखो कौन कौन सी समीकरण बाई जेड अक्ष के लिए, तो हम समीकरण 3 का यूज करना पड़ेगा और समीकरण 6 का, और बाकी में स्पेस नहीं है ना, बाकी मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको करते हैं रफ, ठीक है, कहाँ से, इतने में आ जाएगा, चलो यहीं कर देते हैं, ठीक है, यहीं कर देते हैं। ये क्या निकालना है हमने, एक्स अक्ष की दिशा में भुजा की लंबाई में परिवर्तन निकाल लिया, और वाई अक्ष की भुजा की लंबाई में परिवर्तन। अब किसके अबाउट रह गया, जेड के, तो यहाँ निकालेंगे जेड, जेड अक्ष, जेड अक्ष, मैंने पहले बोला था क्या कि जेड अक्ष की डायरेक्शन में कोई भी काम नहीं हुआ है, तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, तभी तो प्रूव होगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर रियल में 0 आएगा, देखो कैसे, जेड अक्ष, जेड अक्ष की, जेड अक्ष की भुजा, जेड अक्ष की दिशा, जेड अक्ष की दिशा, दिशा में भुजा की लंबाई में, भुजा की लंबाई में परिवर्तन, परिवर्तन। अतः समीकरण कौन कौन सी यूज करेंगे हम, समीकरण पहली बोल दिया मैंने, तो समीकरण जेड अक्ष की दिशा ये है, मतलब समीकरण 3 एंड ये 6, समीकरण 3 व 6 से, 3 व 6 से, तो यहाँ क्या था, जेड अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी थी, कमी थी तो माइनस का चिन्ह लगाओ, ठीक है, कमी है तो माइनस, माइनस ये क्या है, सिग्मा एफ अपॉन वाई, ठीक है, वाई एंड 6 क्या है, जे है, जेड अक्ष की दिशा में लंबाई में वृद्धि, वृद्धि है तो प्लस लगाओ, तो ये लगेगा प्लस, बराबर साइन लगा देता है, प्लस सिग्मा एफ अपॉन पाई। अब ये देखो, ये माइनस का ये प्लस का है,
तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या आ गया, 0। क्योंकि 0 क्यों आया, क्योंकि जेड अक्ष की डायरेक्शन को हमने कुछ किया ही नहीं था, ना ही कंप्रेस किया था, ना टेंसेंशियल किया था, ना ही कंप्रेस किया था, ना ही टेंसेंशियल, ना ही त्वरण किया और ना ही हमने संपीड़न किया, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये तो हो गया 0। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी कहानी आगे बढ़ती है। अब आगे क्या है, ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रमेय के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करेंगे, कैसे, तो यहाँ मुझे चाहिए स्पेस, ठीक है, तो इसको मैं करता हूं पहले रफ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कहना कि सर तो अपनी पीले जा रहे हैं, पीले जा रहे हैं, पीले जा रहे हैं, ठीक है, ठीक। जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे जो टीचर्स थे ना, या हम अभी पढ़ भी रहे हैं ऐसा नहीं है, तो हमारे टीचर्स इसको इतनी टिपिकल लैंग्वेज में कराते हैं, इतनी टिपिकल लैंग्वेज में कराते हैं कि हमारे समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो कुछ बच्चों की, हमारे साथ के स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट रही कि भाई आप कुछ सर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। तो हमने कहा देखो मेथड तो समथिंग बड़ा ही होगा, मगर समझ ना आए तो क्या, बोले कोई बात नहीं है सर, मैं चलो ठीक है बना देंगे वीडियो आपके लिए। तो खासकर उन्हीं स्टूडेंटों के पर्पस से बनाई जा रही है वीडियो, ठीक है। हाँ तो देखिएगा अब आगे भाई जो हमें प्रूव करना है उसकी, तो उससे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन है जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहले मैं बोल देता हूं। हम जानते हैं कि बराबर परिमाण तथा लंबवत दिशाओं में, बराबर परिमाण तथा लंबवत दिशाओं में एक साथ होने वाले विस्तार तथा संपीड़न विकृति एक अपरूपण विकृति के तुल्य होती है, अपरूपण विकृति के तुल्य होती है। तो जो समीकरण अभी निकल के आया था हमारा F/y और 1 प्लस सिग्मा, और दो रिएक्शन केमिस्ट्री याद आ रही है, ठीक है, तो वो उन दोनों के तुल्य होगा। अपरूपण विकृति का मान, अपरूपण विकृति का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो विस्तार विकृति अथवा संपीड़न विकृति का 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना, ठीक है। तो आपको ये लाइन याद ना रहे तो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। तो चलिएगा मैं इसको लिख देता हूं कैसे। परंतु ठीक है, तो परंतु हम जानते हैं क्या कि बराबर परिमाण तथा लंबवत दिशाओं में एक साथ होने वाले विस्तार तथा संपीड्य विकृति, मतलब विस्तार विकृति तथा संपीड्य विकृति, विस्तार टेंसेंशियल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिंग स्ट्रेन एक डिफॉर्मिंग स्ट्रेन के तुल्य होती है, मतलब अपरूपण विकृति के तुल्य होती है, ठीक है। तो अपरूपण विकृति का मान जो होगा, अपरूपण विकृति का मान विस्तार विकृति अथवा संपीड्य विकृति का 2 गुना होगा। कैसा होगा, 2 गुना। आप कहोगे अपरूपण डिफॉर्मिंग स्ट्रेन का जो मान है वो टेंसेंशियल स्ट्रेन अथवा कंप्रेसिंग स्ट्रेन का 2 टाइम्स होता है, मतलब 2 गुना होता है। तो मैंने लिख दिया कि किसका, अपरूपण विकृति का मान, अपरूपण विकृति का मान यही तो निकला था F/y 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, का मान, उसका विस्तार विकृति टेंसेंशियल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिंग स्ट्रेन का 2 टाइम्स होता है। मैंने इसमें 2 से कर दी मल्टीप्लाई, मतलब अपरूपण विकृति इज इक्वल टू 2 इंटू F/y 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, अथवा इसके ठीक है। तो मैंने यही लिख दिया कि अपरूपण विकृति का 2 टाइम्स ये होता है। इसके अलावा भी कुछ और होता है जब एक साथ दोनों काम एक साथ होते हो, जैसे कि ये क्यूब था, क्या था, ये क्यूब था ना, ये क्यूब था, यही तो था क्यूब हमारा,
यही तो था क्यू, यही तो था हैं। इस पे नीचे से अंदर की ओर भी बल लग रहा था और एक मतलब बाह्य बल भी लग रहा था और मतलब टेंजेंशियल फोर्स कौन सा हो गया, ये तनन प्रतिबल। एंड दूसरा क्या था, कंप्रेसिंग, मतलब एक साथ हो रहे थे तथा इसके अलावा बराबर परिमाण तथा लंबवत दिशाओं में एक साथ लगे विस्तार अथवा संपीड्य प्रतिबल। तो जैसे ये तो था विस्तार प्रतिबल का मतलब होता है तनन प्रतिबल टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड कंप्रेसियल स्टेट। एक अपरूपण और अपरूपक में अंतर है, ध्यान रखना। एक अपरूपक प्रतिबल के तुल्य होता है, अपरूपक प्रतिबल का मान विस्तार अथवा संपीड्य प्रतिबल के मान के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे कि जो अपरूपक प्रतिबल जो है, इसको मैं रब करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया, ठीक है। अब हमें लिखना है अपरूपक प्रतिबल। क्या लिखना है, अपरूपक प्रतिबल, जो कि बराबर होगा किसके, एफ के। अपरूपक प्रतिबल, यहां क्या लिखना है, अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल, ये बराबर हो जाएगा हमारे एफ के। जब अपरूपक प्रतिबल ये होता है, अतः दृढ़ता गुणांक, दादा और ये और ऐसी तो है दृढ़ता और गुणांक, ये हो गया दृढ़ता गुणांक, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। दृढ़ता गुणांक क्या बराबर होता क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, दृढ़ता गुणांक बराबर क्या होता है, अपरूपक प्रतिबल बट्टे अपरूपण विकृति। अपरूपक प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। तो आपने ये अपरूपक प्रतिबल तो पता है आपको क्या है, एफ, और अपरूपण विकृति, ठीक है, ट्रेन आप निकाल चुके हो। अभी इससे पहले आया था ना हमारा ये 2F अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा, यही तो निकाला था कि ये हो गया बराबर किसके, ये ईटा के। अब देखो यहां से एफ से एफ कैंसिल, ठीक है। तो ईटा इजकल टू, जो वाई को ऊपर ट्रांसलेट कर देते हैं, वाई ट्रांसफर कर दिया, ऊपर आ गया 2 और 1 प्लस सिग्मा। इसके नीचे कुछ ना है तो क्या मानेंगे, 1, और वाई बराबर हो जाएगा 2 ईटा अब 1 प्लस सिग्मा। तो हमको यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। तो ये इतना करने के बाद मिलेंगे हमको 15 नंबर या फिर 10 नंबर, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जैसा कि है हम बात करेंगे अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में किसकी, आपको इंतजार है बेसब्री से, कि जो y बराबर 3k और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 सिग्मा, और जो आज हमने निकाला है ये y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, इनके बीच में हम पढ़ेंगे रिलेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। थैंक यू।